नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा। साल 2023 के महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिलों पर संसद में चर्चा जारी है। विपक्ष महिला आरक्षण के समर्थन में तो है, लेकिन परिसीमन के विरोध में है। अब 2029 में यह कानून लागू हो पाएगा या नहीं, इस सवाल का जवाब अभी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और कुछ संभावनाएं ऐसी हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी है। अगर महिला आरक्षण लागू हो गया तो हो सकता है वर्तमान में कई पुरुष सांसद जो हैं उनकी कुर्सी चली जाए। अब वो कौन से सांसद हैं, कई बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। दूसरी चीज ये कि मोदी सरकार ने तीनों बिलों को पास करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है जिसका नाम है रूल 66। अब ये रूल 66 क्या है जो विपक्ष को पूरी तरह परास्त कर देगा और धर्म संकट में डाल देगा, ये भी जानना जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कानून अगर लागू होता है, उसके बाद परिसीमन आयोग बनता है, तो नई सीटों का बंटवारा कैसे होगा और परिसीमन आयोग के सदस्य कौन होंगे और परिसीमन आयोग का फैसला ही अंतिम क्यों है? आखिर परिसीमन आयोग के फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी जा सकती है? देखिए, सरकार कह रही है कि 2027 की जनगणना का इंतजार न करके 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन और महिला आरक्षण लागू किया जाए ताकि 2029 के चुनाव से ये शुरू हो सके। कानून लागू हुआ तो लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 हो जाएंगी, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें लगभग 273 हो सकती हैं। साथ ही साथ राज्यों की विधानसभा की सीटें भी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा सरकार आर्टिकल 82 को हटाना चाहती है, जो हर जनगणना के बाद परिसीमन को अनिवार्य बनाता है। सरकार इसे हटाकर परिसीमन को अपनी जरूरत और समय के हिसाब से लचीला बनाना चाहती है। विपक्ष इसके विरोध में है, इसीलिए क्योंकि इससे उत्तर भारत का दक्षिण पर दबदबा बढ़ जाएगा। इलेक्शन एनालिस्ट से पॉलिटिकल एनालिस्ट बने योगेंद्र यादव का कहना है कि अगर 2011 की जनगणना के आधार पर अनुपातिक परिसीमन हुआ तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब को नुकसान होगा, जबकि हिंदी पट्टी, हिंदी भाषी राज्यों को फायदा होगा। विपक्ष का देखिए कहीं ना कहीं यही मानना है कि परिसीमन होगा, सरकार अपने हिसाब से सीटों में बदलाव करेगी और तमाम वो मैनिपुलेट कर लिया जाएगा। यही विपक्ष की परेशानी है। तो ये तमाम चीजें हैं। वहीं केंद्र सरकार बार बार भरोसा दे रही है कि राज्यों की अनुपातिक हिस्सेदारी से छेड़छाड़ नहीं होगी। तमाम तरह के बहस अभी चल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार इस बिल को पास कैसे कराएगी। देखिए, संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में विशेष बहुमत चाहिए, यानी कुल 543 में से कम यानी 272 सांसद उपस्थित होने चाहिए। जितने भी सांसद उपस्थित हों उनके 2/3 का समर्थन। मान लीजिए सभी 543 सांसद मतदान करें तो बिल पारित कराने के लिए 362 वोट चाहिए। अभी एनडीए के पास 292 ही सांसद हैं, विपक्ष के कुल 233, यानी अकेले एनडीए बिल नहीं पास करा सकता। विपक्ष का सहयोग जरूरी है। अब कहते हैं ना कि सियासत के अखाड़े में जब सीधे दांव से बात न बने तो संसदीय नियमों की मोटी किताब में वो पेच निकाले जाते हैं जो सामने वाले को चारों खाने चित कर दे। संसद में वही नजारा दिखने वाला है। विपक्ष को लग रहा है कि वो संसद में अपनी संख्या बल के दम पर सरकार का खेल बिगाड़ देगा। उसी वक्त मोदी सरकार ने लोकसभा की रूल बुक से एक ऐसा अस्त्र निकाला है जिसने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है, और इस चक्रव्यूह का नाम है रूल 66 का निलंबन। दरअसल संसदीय कार्य प्रणाली की किताब रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का नियम 66 खास तकनीकी प्रावधान है। यह नियम तब लागू होता है जब कोई एक विधेयक पूरी तरह से किसी दूसरे विधेयक पर निर्भर होता है। यानी अगर बिल बी पास नहीं हुआ तो बिल ए का कोई वजूद या मतलब ही नहीं रह जाएगा। इस नियम के तहत ऐसे मामलों में दूसरे विधेयक जो अभी पेंडिंग है उनके पास होने की उम्मीद में पहले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाती है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब लगे कि कोई व्यवधान नहीं आने वाला या नियम सुनिश्चित करता है कि निर्भरता वाले विधेयक बिना किसी तकनीकी बाधा के सदन में पेश किए जा सकें। आमतौर पर जब सदन में 2 या 3 अलग अलग बिल आते हैं तो तकनीकी रूप से उन पर चर्चा और वोटिंग अलग अलग कराने का प्रावधान होता है। विपक्ष इसी ताक में बैठा था। विपक्ष की योजना थी कि जब महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी तो वो इसके पक्ष में मतलब हां में वोट डालेंगे, लेकिन परिसीमन बिल पर वोटिंग होगी तो वो इसके खिलाफ मतलब ना में वोट डालकर इसे गिरा देंगे। सरकार को विपक्ष की इस चाल का अंदाजा था, इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि लोकसभा में इस रूल 66 के प्रावधान को ही सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाया जाएगा।
रूल 66 कंडक्ट ऑफ बिजनेस के सस्पेंड होते ही सरकार के सामने से वो तकनीकी बाध्यता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी जिसमें उसे अलग अलग बिलों के लिए अलग अलग वोटिंग का प्रस्ताव लाना पड़ता। आसान शब्दों में कह लें तो रूल 66 को सस्पेंड करके सरकार तीनों बिलों को एक ही धागे में पिरो देगी। सरकार के सामने इन तीनों बिलों को एक साथ लोकसभा में पारित करने के प्रस्ताव को लाने का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। रूल 66 के निलंबन का सीधा मतलब है कि अब महिला आरक्षण, परिसीमन और यूनियन टेरिटरी से जुड़े बिल अलग अलग नहीं बल्कि एक ही महाप्रस्ताव के रूप में वोटिंग के लिए रखे जाएंगे। अब इंडिया अलायंस के सांसदों के पास अलग अलग बटन दबाने का विकल्प नहीं होगा। या तो उन्हें सारे बिल को पास कराना होगा या सारे बिल को रिजेक्ट करना होगा, मतलब गिराना होगा। ऐसे में यह कदम विपक्ष के लिए उठाना रिस्की होगा क्योंकि इससे तो यह प्रतीत होगा कि विपक्ष महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में है ही नहीं, लेकिन ये एक तरह से बीजेपी की चालाकी भी है। 2023 में विपक्ष ने साथ दिया था ना, और इतिहास उठाकर देखिए तो पता चलता है कि जब परिसीमन को लेकर 2001 में बवाल मचा था तो तब उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन को अगले 25 सालों के लिए टाल दिया था। हालांकि मैं यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। सब कुछ अगर सही से हो भी गया तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा? जनसंख्या के आधार पर कौन बंटवारा करेगा? कहीं इस प्रक्रिया में पक्षपात तो नहीं होगी? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र परिसीमन आयोग होता है, जो एक ऐसी ताकतवर संस्था है जिसके फैसलों के आगे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के हाथ भी बंधे हुए हैं। इसे राष्ट्रपति के आदेश पर समय समय पर बनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो हर जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करे। इसके बाद राष्ट्रपति एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। इस आयोग की अध्यक्षता आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज करते हैं। इनके साथ मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्त भी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। यह आयोग लोकसभा और विधानसभा की सीटों को नई जनगणना के हिसाब से दोबारा बांटता है, मतलब जहां ज्यादा लोग हैं वहां ज्यादा सीटें मिले ताकि हर व्यक्ति को समान प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन परिसीमन आयोग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसके आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 329(a) स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुच्छेद 327 के तहत बनाए गए किसी भी कानून या सीटों के आवंटन से संबंधित आदेश पर अदालतों का हस्तक्षेप वर्जित है। जब आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेता है तो उसे भारत के राजपत्र यानी गैजेट में प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशन के बाद इन आदेशों को कानून का दर्जा प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल नहीं दे सकता क्योंकि संविधान ने चुनाव प्रक्रिया को कानूनी उलझनों से बचाने के लिए इसे अंतिम माना है। वैसे संविधान ने आयोग को असीमित शक्तियां दी तो है, लेकिन हाल के वर्षों में न्यायपालिका का रुख थोड़ा बदला है। साल 2024 के किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वो परिसीमन के मामलों में दखल न देने की नीति अपनाता तो है, लेकिन अगर कोई फैसला पूरी तरह से मनमाना हो या संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करता हो तो उसकी समीक्षा की जा सकती है। और अब तीसरे मसले पर बात कर लेते हैं कि किन पुरुष सांसदों को अपनी सीट की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। देखिए, महिला आरक्षण कानून को अगर इसे परिसीमन का इंतजार किए बिना ही लागू कर दिया जाए तो देश का सियासी नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। मनी कंट्रोल और कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हर राज्य में उन सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए जहां महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेताओं को अपनी मौजूदा लोकसभा सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए, अनुमान के मुताबिक हर राज्य में उन लोकसभा सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा जहां महिला वोटर्स का प्रतिशत उस राज्य के औसत से सबसे अधिक है। इस गणित के हिसाब से लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ये मैं वर्तमान की 543 सीटों की बेसिस पर बात कर रहा हूं। 850 सीटें होने पर क्या होगा, ये बात की बात है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में राहुल गांधी ने जिस रायबरेली सीट से जीत दर्ज की है वहां महिला मतदाताओं का हिस्सा 47.69% है। औसत से ज्यादा होने के कारण रायबरेली महिला आरक्षित सीट बन जाएगी। रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट पर भी 47.11% महिला मतदाता हैं, जो इसे महिला आरक्षण के दायरे में ला खड़ा करता है। इसके अलावा किरण रिजिजू, गौरव गोगोई, पप्पू यादव, जीतन राम मांझी, एचडी कुमारस्वामी की सीट पर भी महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी औसत से ज्यादा है। तो हो सकता है कि इन पुरुष सांसदों के हाथ से भी इनकी सीट चली जाए, लेकिन ये केवल एक अनुमान है। अभी तो आगे क्या क्या होगा, कानून लागू होगा भी या नहीं, ये सब भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।